Good afternoon, dear children. Good afternoon, ma'am. How are you? I am fine, ma'am. I'm also fine. Thank you so much. By the grace of Almighty, we are all fine. So, dear children, today we are here to learn about the literature. What is literature? Literature is basically a written work. जो भी हमारे से पहले या हमारे इस जमाने में या हमारे बाद जो लोग लिखते हैं, राइट करते हैं, थ्रू सम एस्पेक्ट्स, थ्रू सम पॉइंट्स, वो उसको हम लिटरेचर कहते हैं. जो भी रिटन वर्क होती है, दैट इज कॉल्ड लिटरेचर. दैट इज कॉल्ड लिटरेचर एक्टिविटीज. ठीक है. तो ये जो लिटरेचर है, इसके कुछ एस्पेक्ट्स है, इसके कुछ टाइप्स है. ठीक है. हमारे पास है लिटरेचर में है फिक्शन, ड्रामा, पोइट्री एंड प्रोज. तो ये हमारे चार एस्पेक्ट्स है लिटरेचर में. सो लेट अस टेक वन ऑफ द इंटरेस्टिंग. इसमें से मैं अपना पर्सपेक्टिव बोलूंगी कि मेरा सबसे इंटरेस्टिंग वन जो होगा वो हम आज इसमें से लेंगे. सो आवर टुडेज टॉपिक इज पोइट्री. क्या है? पोइट्री. पोइट्री किसी को पता है क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे पोइट्री? शाबाश. किसी भी लैंग्वेज में मुझे बताइए. जो पोइट्री है, बेसिकली पोइट्री सिर्फ इंग्लिश में नहीं होती है. पोइट्री उर्दू में भी हो सकती है, कश्मीरी में हो सकती है, इन एनी अदर लैंग्वेज. ठीक है. हमारे पास है He grasps the cracks with crooked hands, close to the sun in lonely lands. Ringed with the azure world he stands. ये क्या था? शाबाश. This is poem. Very good. ये poem है. तो जो poem होती है, that is poetry. तो poem को जो लिखने वाला होगा वो कौन होता है? शाबाश. थोड़ा ऊंची आवाज में बताइए. पोइट्री नहीं, पोइट को लिखने वाला कौन होगा? पोइट. कौन होगा? पहले भी बता चुकी हूँ. पोइट को लिखने वाला पोइट होता है. और जो पोएम की डेफिनेशन है, पोएम जो होती है, दैट इज अ पीस ऑफ राइटिंग दैट यूजेस इमेजिनेटिव वर्ड्स, आइडियाज, शेयर्स इमोशंस और अ स्टोरी विद अ रीडर. जो पोएम होती है, बेसिकली अंदर वाले इमोशंस जो बाहर आ जाते हैं, उस टाइम हम शायर लिखने लगते हैं. ठीक है. शेर शायरी करने लगते हैं या एक पोएम पीस एक लिखते हैं. तो जो पोएम लिखता है उसको हम क्या कहते हैं? पोइट. क्या कहते हैं? शाबाश. सो मेरे हिसाब से, एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपको बताऊं, पोएम जो है, एक पोएम जो होती है, देखा है ना आपने पोएम को? बुक्स में है ना हमारी. हमारी बुक की कौन सी पहली वाली पोएम है? कौन सी है? द इडियट बॉक्स. इडियट बॉक्स जो है, आपने उसकी शेप देखी है? इडियट बॉक्स कैसे लिखी गई है? तो मेरे हिसाब से, एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू, पोइट्री जो है, पोएम जो है, दैट इज अ स्ट्रक्चर. दैट इज अ स्ट्रक्चर. ये एक स्ट्रक्चर की तरह है. हम स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे ये डेस्क हो, चाहे ये दरवाजा हो. जब हम स्ट्रक्चर को खड़ा करते हैं, स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए हमारे पास कुछ मटेरियल होना चाहिए. हमारे पास मटेरियल होना चाहिए. मटेरियल को मैंने कलेक्ट करके लाया है. आज के इस लेक्चर में मैंने इस मटेरियल को यहाँ पे कलेक्ट करके लाया है. ये पोएम जो बनती है, कैसे बनती है, इसमें कौन सी चीजें लगती है जिससे कि ये स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए. सबसे पहले मेरा पॉइंट होगा, दैट इज सब्जेक्ट. क्या है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? पोएम. हम पोएम को पढ़ रहे हैं इस वक्त. पोएम, व्हाट इज पोएम? पोएम का सबसे पहला जो पॉइंट है, जो हम पोएम को स्टार्ट करने जब जाएंगे, तो हम सबसे पहले इसका सब्जेक्ट देखेंगे. क्या देखेंगे? सब्जेक्ट होता है ये पोएम अगर लिखी गई है, व्हाट इज द पोएम अबाउट? व्हाट इज द पोएम अबाउट? पोएम किस चीज के बारे में लिखी गई है? जैसे हमने अभी इडियट बॉक्स की बात की है, तो द पोएम, जो हमारी बुक की पहली वाली पोएम जो है, द इडियट बॉक्स. सो व्हाट इज द पोएम अबाउट? That is about tea
इसको इडियट बॉक्स नाम दिया गया है, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन। क्यों दिया गया है वो हम इंशाल्लाह अभी आज ही के दिन पढ़ेंगे। लेकिन ये जो इडियट बॉक्स है, इस इडियट बॉक्स में जो इडियट बॉक्स नेम है दैट इज सब्जेक्ट। ये टाइटल भी हो सकता है या कभी कभी टाइटल नहीं होता है, कुछ और ही होता है, लेकिन जो पॉइंट जिस चीज के बारे में होगी दैट इज अ सब्जेक्ट, दैट इज अ सब्जेक्ट। तो चूंकि मैंने पहले ही बोला है कि जो पॉइंट है दैट इज अ स्ट्रक्चर, इस पे क्या लिखा है सब्जेक्ट। ये पॉइंट का फिलहाल मैंने एक ब्लॉक लिया है, ये है मेरा सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब हादिया यहाँ जाओ, यहाँ पे आप ऐसे खड़े रहो और इस सब्जेक्ट, तो यू आर अ सब्जेक्ट ऑफ द पॉइंट। क्या हुआ? सब्जेक्ट ऑफ द, क्या हुआ? तो ये जो हादिया है हमारी, ये क्या होगी? सब्जेक्ट ऑफ द पॉइंट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है स्टेंजा। सबने सुना होगा, मैंने आपको बहुत बार ये समझाया है, इवन थर्ड क्लास में भी मैंने स्टेंजा के बारे में बताया है। स्टेंजा जो है, जैसे हमारी प्रोज में पैराग्राफ्स होते हैं, वैसे हमारी पोएम में क्या होते हैं? स्टेंजास। क्या होते हैं? स्टेंजास। ये देखिए मेरे बच्चों, ये है कौन सी पोएम है? ये The Shadow। ये हमारी पोएम है? Yes ma'am। Is this in our book? Yes ma'am। So आप देखिए, पहले 4 लाइन्स है, उसके बाद गैप है? Yes ma'am। तो पहली 4 लाइन्स जो है दैट इज स्टेंजा, दैट इज स्टेंजा। उसके बाद नेक्स्ट 4 लाइन्स दैट इज सेकंड स्टेंजा। यू गॉट मी? समझ आ रहा है? Yes ma'am। एक स्टेंजा, 2, कितने स्टेंजा हो गए इस पोएम में? कितने स्टेंजास है? 4 स्टेंजास। इस पोएम में ईच स्टेंजा, ईच 4 लाइन्स मेक 1 स्टेंजा, ठीक है। कितनी लाइन्स है एक स्टेंजा में? 4। तो स्टेंजा सिंपली हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, 4 लाइन्स के बाद जब गैप है दैट मींस दिस इज 1 स्टेंजा। ये एक स्टेंजा कंप्लीट होता है, फिर दूसरा स्टेंजा स्टार्ट हो जाता है। तो 4 स्टेंजास की हमारी पोएम है। कौन सी पोएम है ये? The Shadow। ये हमारी बुक की पोएम एक है कि नहीं? Yes ma'am। वेरी गुड। इसके बाद और एक पॉइंट है, ये सारा मैं इस वक्त तो स्टेंजा के लिए मैं नीलोफर को बुलाऊंगी। नीलोफर आप यहाँ पे खड़े रहिए। तो ये जो हम पोएम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फिलहाल हमारे पास 2 स्ट्रक्चर के 2 ब्लॉक्स खड़े हो गए। हादिया इज सब्जेक्ट एंड नीलोफर इज स्टेंजा। आप क्या है? स्टेंजा। आप क्या है? सब्जेक्ट। उसके बाद हम आते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है हमारे पॉइंट का स्पीकर। क्या है? स्पीकर। देखिए बच्चों, मैंने आपको बहुत बार ये बोला है कि पॉइंट का जो स्पीकर है, पॉइंट का जो स्पीकर है, एक तो होता है पॉइंट, ये हमने पहले ही डिस्कस किया, ये हमने किया ना डिस्कस पहले ही। पॉइंट कौन होता है? पॉइंट को लिखने वाला। तो दूसरा हो गया स्पीकर ऑफ द पॉइंट। कौन है? स्पीकर ऑफ द पॉइंट। जब पॉइंट लिखी गई होती है तब कोई बोल रहा होता है, कोई नरेट कर रहा होता है, कोई इंसान उस पॉइंट को सुना रहा होता है। वो पॉइंट ने लिखी है, नो डाउट, ठीक है। जब हम सुबह लब्बे आती पढ़ते हैं ना, लब्बे आती किसने लिखी है? किसी को पता है? शाबाश, अल्लामा इकबाल ने लिखी है। लब्बे आती पॉइंट जो है वो अल्लामा इकबाल ने लिखी है, लेकिन बोल कौन रहा है? वो लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। कौन बोल रहा है? बच्चा बोल रहा है ना। तो बच्चा इन लब्बे आती इज अ स्पीकर। कौन है स्पीकर? नो डाउट अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने वो पोएम लिखी है, लेकिन बच्चा इज अ स्पीकर इन दैट पोएम। ओके, तो हमारी जो पॉइंट का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, उसका नेक्स्ट स्टेप होगा स्पीकर। कौन सा होगा? स्पीकर। ये वो ब्लॉक है जो स्पीकर के लिए है, तो इसके लिए मैं उज़मा को बुलाऊंगी, ये यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। तो उज़मा आप क्या है? स्पीकर। क्या है आप? स्पीकर। आदिया सब्जेक्ट, आप स्पीकर। तो हमारे पॉइंट के 3 ब्लॉक्स यहाँ पे खड़े हो गए, जिनको हमने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। आप लोगों को समझ आया? Yes, ma'am। उसके बाद कुछ
पॉइंट्स होते हैं पोएम के जो हिडन होते हैं। क्या होते हैं? हिडन। कुछ पॉइंट्स आप लोगों को नजर नहीं आते हैं, जैसे मैंने आपको अभी लापे आती की दुआ है वो मैंने आपको उसके बारे में बोला। उसमें ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में नहीं आते हैं। ये एक तो वर्ड और मीनिंग हो गया, नहीं, कुछ ऐसी चीज होती है पोएम में जो कि हिडन होती है। क्या होती है? हिडन। वो आपके सामने बिल्कुल क्लियरली आती नहीं है। तो ये जो हिडन मीनिंग है, हमारे जो हिडन वर्ड्स होते हैं, हिडन कुछ भी होता है, उसको हम कहते हैं फिगरेटिव स्पीच। क्या कहते हैं? फिगरेटिव स्पीच। देखिए बच्चा, मैंने सारा ये आप लोगों को बताया है। आज हम फिर से इसको रिवाइज इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पॉइंट का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। तो ये फिगरेटिव स्पीच होता क्या है? फिगरेटिव स्पीच एक ऐसी चीज होती है जो हमें पोएम के पीछे होती है। पोएम में समझ में, पोएम पढ़ के भी समझ में नहीं आती है कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। अब चूंकि फिगरेटिव स्पीच जब हमने किया तो इट डायरेक्टली रिलेटेड टू द लिटरेरी टर्म। क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड टू द लिटरेरी टर्म। तो अब है लिटरेरी टर्म हमारी अभी तक जो था, जैसे हमारा सब्जेक्ट था, स्टेंजा था, स्पीकर था, ये इट इज नॉट अमंग लिटरेरी। ठीक है, ये लिटरेरी टर्म्स बिल्कुल नहीं है, ये पॉइंट के बाहर वाला स्ट्रक्चर है। लेकिन जब हम पॉइंट के अंदर जाते हैं तब हम देखते हैं कि इसके अंदर फिगरेटिव स्पीचेस कौन सी है, लिटरेरी टर्म्स कौन सी है, लिटरेरी डिवाइसेस या लिटरेरी टूल्स कौन से है। सबसे पहली बात है, ये है हमारा, क्या है? क्या है? राइम। राइम पता है ना सबको? राइम पता है सबको? राइम क्या होती है? राइम होती है जब दो वर्ड्स आपस में साउंड राइम करेंगे, साउंड उनके राइम करेंगे। ठीक है, एक तो सेम साउंड हो गया, नहीं, राइम होती है वो वर्ड्स जो आपस में साउंड एक जैसे करते हैं। जैसे मैं बोलूंगी 88, आप कौन सा मुझे राइम बोलेंगे वहां से? एट का BAT, बैट। उसके बाद कैट, उसके बाद उसके बाद बहुत सारे वर्ड्स 88 पे बन सकते हैं जो आपस में राइम करते हैं, और यही होते हैं, उसको हम एक ऐसी लिटरेरी टर्म है जिसको हम राइम कहते हैं, और इन वर्ड्स को कुल मिलाकर हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड्स। तो राइमिंग वर्ड्स के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है। अगेन मैं यही शैडो लूंगी जो हमारी बुक की राइम है, जो हमारी बुक की पोएम है, इसमें मैं देखूंगी हमारे पास है आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विद मी। उसके बाद है एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। मी और सी जो है आपस में ये क्या करते हैं? ये राइम करते हैं। मी और सी क्या करते हैं आपस में? राइम। यहाँ पे हम मी राइम्स विद सी। वेरी गुड। उसके बाद है हेड राइम्स विद बेड। ठीक है, ये यहाँ पे जो शैडो पॉइंट है, इसी में शैडो में आप लोगों को ये राइमिंग वर्ड्स मिलेंगे, और इसी को हम कहते हैं, ये एक लिटरेरी टर्म है जो कि राइम है। ये मैं इसके लिए मैं मुमिन को यहाँ पे बुलाती हूँ। मुमिन आप यहाँ पे खड़े हो जाइए प्लीज। आप तो पॉइंट का स्ट्रक्चर हमारा धीरे 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 प्रोग्रेस में आ रहा है। सबसे पहला है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा है स्टेंजा, तीसरा है स्पीकर, और चौथा कौन सा बन गया? राइम। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है सिमिली। सिमिली और मेटाफर, ये दो चीजें वो है जो हम सिमिली और मेटाफर को अगर हम डिफाइन करने बैठेंगे तो दिस इज जस्ट ए कंपैरिजन। जो पोएम लिखता है उसमें वो कंपैरिजन करता है। क्या करता है? कंपैरिजन। कभी डायरेक्ट कंपैरिजन करता है, कभी इनडायरेक्ट कंपैरिजन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये है मेरे पास एक और पोएम आपकी द ईगल। हमारी किताब की पोएम है, क्या है ये? द ईगल। इसमें आप देखिए सबसे पहली 3 लाइंस जो है ये क्या है? एक स्टेंजा। वेरी गुड, ये एक स्टेंजा है। उसके बाद इसमें हैंड्स और लैंड्स आपस में मिलते हैं, ये क्या है? राइम। वेरी गुड।
देखते हैं, हम करेंगे अब कोशिश, हमारा अपना जो अभी का हमारा टॉपिक है दैट इज सिमिली। हम सिमिली को समझने की कोशिश करेंगे। सिमिली होता है जब हम किसी वर्ड, किसी चीज को दूसरे चीज के साथ कंपेयर करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बोला है ना। जब हम कंपेयर करते हैं तब हम लिखते हैं जैसे कि एंड ग्रीन एंड ब्लू हिज शार्प आइज ट्विंकल्ड लाइक ए। हमारे पास एक और पॉइंट थी दैट इज पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। पढ़ी है हमने? पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन में सिमिली कहाँ पे था? आइस के साथ क्या चीज कंपेयर की गई थी? कैंडल की। वो क्या था? वो क्या था? वहां पे डायरेक्ट कंपैरिजन था। एंड ग्रीन एंड ब्लू हिज शार्प आइज। एंड ग्रीन एंड ब्लू हिज शार्प आइज। किसकी? पाइड पाइपर की आंखें। क्या? लाइक अ कैंडल। लाइक जब आ गया तो इट इज सिमिली। लाइक जब आ गया इट इज सिमिली। पहले ही मैंने बोला लाइक और एज जब आते हैं दो चीजें, इनके साथ जब कंपैरिजन होता है उसको हम कहते हैं सिमिली। क्या कहते हैं? लाइक ए कैंडल फ्रॉम वेयर सॉल्ट इज स्प्रिंकल्ड। जब हम मोमबत्ती की लाइट पे जो फ्लेम होती है हम उसके ऊपर नमक छिड़कते हैं तो उसके क्या हो जाते हैं? कलर्स निकल आते हैं, ब्लू एंड ग्रीन कलर्स निकलते हैं। तो वही डायरेक्ट किया गया है पाइड पाइपर की आंखों के साथ कंपेयर। समझ आ रहे हैं? तो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है सिमिली। क्या होता है? सिमिली। तो सिमिली के लिए मैं तुफैल को बुलाऊंगी यहाँ पे। तुफैल यहाँ पे क्या है? सिमिली। उसके बाद सिमिली के साथ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नीचे मेटाफर है, क्योंकि ये दो चीजें जो है दे आर समहाउ सिमिलर। ठीक है, कुछ किसी जगह पे ये थोड़े बहुत सिमिलर है। क्यों? क्योंकि सिमिली जो है वो कंपैरिजन है जहां पे लाइक और एज लगता है, और मेटाफर वो कंपैरिजन है जहां पे डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता है। तदक्षुणासन डायरेक्ट कंपैरिजन, वहां पे डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया लाइक और एज में, लेकिन यहाँ पे इसमें एज और लाइक बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसमें एक एग्जांपल आपको ऐसी ही कॉमन एग्जांपल दूंगी। माय सन इज अ सन। ये सन है SON। इसका क्या मतलब है? बेटा। इसका क्या मतलब है? बेटा। और SUN इसका क्या मतलब है? सूरज। तो मैं अपने बेटे को किसके साथ कंपेयर कर रही हूँ? सूरज के साथ। नॉट डायरेक्टली। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन ना ही एज है ना ही लाइक है। मैं नहीं कह रही हूँ माई सन इज लाइक ए सन, मैं कह रही हूँ माई सन इज अ सन। तो जब मैंने ऐसा कंपैरिजन किया तो वो क्या हमारा बनता है? मेटाफर। वो क्या बनता है? मेटाफर। आप सिमिली भी हो और मेटाफर भी हो। ठीक है, सिमिली भी हो और मेटाफर भी हो। शाबाश। और होने जा रहा है हमारा लेसन कंप्लीट। प्लीज आप बोर मत हो जाइए। उसके बाद और एक चीज है हमारी आयरनी। ठीक है, क्या है? आयरनी। आयरनी होती है। आयरनी भी पॉइंट का ही एक पार्ट है। ये हमारी पॉइंट्स में अक्सर पाया जाता है। आयरनी वो चीज होती है जो आप बोलते हैं उसका मतलब कुछ और होता है। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं वो आप उसका मतलब कुछ और ही समझ लेना चाहिए। जैसे कि द एक्सप्रेशन ऑफ वंस मीनिंग बाय यूजिंग लैंग्वेज दैट नॉर्मली सिग्निफाइज द अपोजिट, टिपिकली द ह्यूमरस इफेक्ट। ह्यूमरस हमारी बुक में पॉइंट 1 है। कौन सी थी? You are old. शाबाश। कौन सी? You are old, Father William. You are old, Father William। इसमें हमने ह्यूमर ज्यादा पाया ना? Yes, लेकिन मैंने पहले ही आपको बोला ये वो वाला ह्यूमर नहीं है जिसपे हम बस कहे लगा कर हंसे, लेकिन ये वो ह्यूमर है। इन अदर वर्ड्स जो पॉइंट है वो हमें कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा है। उसने ह्यूमर में बताया है ये सब चीजें, लेकिन इन अदर वर्ड्स पॉइंट इज ट्राइंग टू हमें कुछ और मैसेज पहुंचाना चाहता है, कुछ और इन्फॉर्म करना चाहता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल है, इन माय यूथ फादर विलियम रिप्लाइड टू हिज सन। फादर विलियम अपने बच्चे से कहता है कि मेरी जवानी में क्या होता था? I feared it might injure my brain। मुझे डर लगता था कि कहीं मेरा ब्रेन
डैमेज ना हो जाए। बचपन में मैं सोचता था कि मेरा ब्रेन खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी बहुत जिंदगी देखनी है, मुझे अपने ब्रेन को इस्तेमाल करना है। तो अब अगर मैं सोमरसॉल्ट कर रहा हूँ, अब अगर मैं हेडलॉन्ग कर रहा होता है ना वो, अगर मैं सर के बल खड़ा हूँ, अगर मैं अपने हेड पे स्टैंड हूँ, तो क्या होता है, मेरे पास तो इस वक्त ब्रेन ही नहीं है, नुकसान किसका हो सकता है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि सचमुच में फादर विलियम का ब्रेन नहीं था, तो ये एक तंज था। क्या था? तंज इज आयरनी। तंज इज आयरनी। जैसे हम सरकास्टिकली कभी कोई बात कहते हैं, सरकास्टिकली वो सरकाज़म होता है, हमें कुछ कहना और होता है और कहते कुछ और है। समझ आया? तो आयरनी के लिए ज़ैद आएगा, यहां से आ जाएगा। पॉइंट का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है, बस थोड़ा सा आगे हमें और बढ़ना है और हम पूरे पॉइंट का स्ट्रक्चर समझ जाएंगे। उसके बाद है रेफरेन। उसके बाद क्या है? रेफरेन। रेफरेन जो है, दिस इज द वर्ड, लाइन और ग्रुप ऑफ लाइंस। जब रिपीट होती है किसी एक पॉइंट में, एक वर्ड, एक लाइन या ग्रुप ऑफ लाइंस रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है, उसको हम रेफरेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफरेन। तो अगेन इसी में मैं एग्जांपल लूंगी, यू आर ओल्ड फादर विलियम। ठीक है, ये पॉइंट है, पॉइंट की शक्ल है। Yes, ma'am. कौन सी पॉइंट है ये? You are old father William. इसमें यू आर ओल्ड फादर विलियम, देखिए एक तो हमारे पास इन माई यूथ बहुत बार रिपीट हुआ है, इन माई यूथ सेंटेंस जो है, स्टेटमेंट जो है, वो बहुत बार रिपीट हुआ है। यू आर ओल्ड भी बहुत बार रिपीट हुआ है। तो जब एक सेंटेंस बहुत बार रिपीट हो जाए किसी पॉइंट में, उसको हम रेफरेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफरेन। रेफरेन कहते हैं। तो रेफरेन के लिए मैं सदाम को इधर बुलाऊंगी। आ जाओ बेटा सदाम। हम इस वक्त पॉइंट के स्ट्रक्चर को खड़ा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं इस वक्त? पॉइंट के स्ट्रक्चर को खड़ा। तो अब है हमारा दूसरा पॉइंट, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। दैट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में मैं आपको वो बताऊं, ये वो पोएटिक डिवाइस है जिसमें एक ह्यूमन कैरेक्टर को प्रेजेंट किया जाए एक एनिमल के साथ। ठीक है, एनिमल को प्रेजेंट किया जाए एज ह्यूमन। ठीक है, एज जैसे हमारे पास, अगेन मैं ईगल की एग्जांपल दूंगी। ईगल जो है, ये पॉइंट एक ऐसी पॉइंट है, इसमें पॉइंट में लिखा है, he clasped the crag with crooked hands. He clasped the crag with crooked hands. Close to the sun in lonely lands, ringed with the azure world he stands. इसमें hands, ईगल के hands होते हैं? ईगल के हैंड्स नहीं होते हैं, ईगल के पास होते हैं, पंजे होते हैं। ठीक है, ईगल के हैंड्स नहीं, हैंड्स किसके पास होते हैं? ह्यूमंस के पास होते हैं ना। जानवरों के पास हाथ होते हैं? नहीं, उनके पास हाथ नहीं होते। हैंड, तो जब यहाँ पे हैंड है, दैट मीन्स ये ईगल के बारे में नहीं, ईगल को प्रेजेंट किया गया है एज ए ह्यूमन, तो इसीलिए ईगल को यहाँ पे इन्होंने किया। इसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। क्या कहते हैं? Personification। और जब हम एनिमल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एनिमल्स के बारे में कुछ भी बोलते हैं, तब हम ही नहीं लगाते हैं, तब हम शी नहीं लगाते हैं। ठीक है, तब हम इट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? It। तो यहाँ पे इसने ही यूज किया है। So this is also a personification. तो hands और he से पता चलता है यहाँ पे ईगल के कैरेक्टर, ईगल का जो कैरेक्टर है वो एक इंसान की तरह है, इंसान के बारे में बताया गया है। तो ये है पर्सोनिफिकेशन। क्या है? पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन के लिए मैं हामिद को बुलाऊंगी यहाँ पे। आप प्लीज यहाँ पे So the last but not the least हमारा है एलिट्रेशन। क्या है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में भी सेम है। एलिट्रेशन जो है, दैट रिप्रेजेंट साउंड, डायरेक्टली साउंड ऑफ द पॉइंट। ये है, he clasped the crag with crooked hands. Clasp, crag, crooked, तीनों वर्ड्स जो है स्टार्ट होते हैं विद सी। किससे होते हैं? सी से। क्लास्प, क्रैक, क्रूक्ड, ये तीनों जो है, ये तीनों चीजें जब इस तरीके से आते हैं, उनको हम कहते हैं एलिट्रेशन। आप लोगों ने टंग ट्विस्टर्स भी सुने होंगे, सी शेल्स ऑन द सी शोर्स, जो वो स्टेटमेंट है, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन के लिए मैं
फलक को इधर बुलाऊंगी, फलक आप इधर आ जाइए। तो 1 बाय 1 मेरे पास वो सारे बच्चे आ जाएंगे, आप यहाँ पे खड़े रहिए। 1 बाय 1 वो सारे बच्चे आ जाएंगे जो पहले से लेकर लास्ट तक मैंने इनके वो बॉक्स दिए थे। शाबाश। कौन आया था पहले? सबसे पहला कौन है? हादिया। तो आप क्या है? हादिया सब्जेक्ट है। आप जाइए अपनी जगह पे बैठिए। कम ऑन नेक्स्ट। नीलोफर स्टेंजा है, स्टेंजा यहाँ पे। नेक्स्ट बैठ जाइए जल्दी से। द थर्ड वन इज स्पीकर, स्पीकर को मैं यहाँ पे खड़ा करती हूँ। नेक्स्ट इज राइम, वेरी गुड। तो पहले सिमिली एंड मेटाफर, ये मैं खड़ा यहाँ पे करूंगी। नेक्स्ट वन इज आयरनी, सॉरी, नेक्स्ट वन इज आयरनी, आयरनी को मैं यहाँ पे खड़े करूंगी। तो इस वक्त रेफरेन, सदाम जो था वो रेफरेन है। तो इस वक्त मैं ये क्या कर रही हूँ? ये मैं एक पोएम का स्ट्रक्चर खड़ा कर रही हूँ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम। सबसे पहले सब्जेक्ट, स्टेंजा, स्पीकर, राइम, सिमिली, मेटाफर, आयरनी, रेफरेन, पर्सोनिफिकेशन एंड एलिट्रेशन। देखिए बच्चों, ये आपकी किताब में बेशक सारा है। आप ऐसा मत समझना कि ये आपकी दिमाग से बाहर निकल रहा है। नो, ये दिस जो हम इस वक्त टॉपिक पढ़ रहे हैं, दिस इज अमंग योर सिलेबस एंड अमंग योर बुक। ठीक है, ये वही चीजें मैंने थोड़ा सा इलाबरेट करके आपको दिखा दी इन एन इनोवेटिव मैनर। ठीक है, अब हम इस मकान, अभी ये मकान तैयार नहीं हुआ है। ठीक है, अभी इसको किस चीज की जरूरत है? इसको छत की जरूरत है। किसकी जरूरत है? छत की। जब हम इसको छत लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम। ये हमने 1 बाय 1 पढ़े। इस पोएम के स्ट्रक्चर को, ये जो हमने अभी पोएम का स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा कर दिया, इसको बनाने में हमें ये सब चीजें लग गई। इसको बनाने में हमें ये सब चीजें लग गई। सब्जेक्ट लग गया, स्टेंजा लग गया, स्पीकर, राइम, सिमिली, मेटाफर, आयरनी, रेफरेन, पर्सोनिफिकेशन एंड एलिट्रेशन। मुझे उम्मीद है कि आपने आज का लेसन अच्छी तरह से समझ लिया। ठीक है, इफ एनीबडी वांट्स टू रिपीट इट, तो इसका जो वीडियो बन रहा है वो मैं आपके ग्रुप में डालूंगी और आप इसको अच्छी तरह से फिर से देखिए। और ये जो मकान, छोटा सा हमारा मकान है, ये बेसिकली मकान नहीं है, दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट के स्ट्रक्चर को अगर आप लोग ऐसे याद रखेंगे तो आपको सारी चीजें बराबर याद रहेंगी। अब एक चीज जो मैंने आप लोगों को बोला था, ये मीनिंग्स हिडन है। क्या है? ये मीनिंग्स हिडन है। तो हिडन वाले मीनिंग्स जो है वो बैक साइड से जाएंगे। समझ आ रहा है? हिडन वाले मीनिंग्स जो है वो बैक साइड से जाएंगे। हिडन ये डायरेक्ट आपको मिलेंगे नहीं पोएम में, इनको हमें ढूंढना पड़ेगा। जो ही हमें आयरनी के बारे में पता होगी तभी जाके हमें आयरनी मिलेगी। तो इसको हिडन करके इस चीज को मैं पीछे से, ये आगे है ना, इसको मैं पीछे से रखूंगी ऐसे, क्योंकि ये आपकी पोएम में बिल्कुल सामने नहीं है, ये आपकी पोएम में ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम है, आप सेकंड पे तो, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम है, तो इसके पीछे जो चीजें हैं वो क्या थी? वो थी लिटरेरी टूल्स। क्या थी? लिटरेरी टूल्स। वो लिटरेरी टूल्स थी या वो फिगरेटिव स्पीचेस थी जो हमें पोएम में बिल्कुल सामने नहीं दिखती है। तो इसको सामने देखने के लिए आपको इस स्ट्रक्चर को फिर से देखना पड़ेगा कि क्या चीज कौन सी होती है। तो सारा सबको समझ में आ गया? तो इंशाल्लाह हम इसको और रिपीट करेंगे इन आवर ओन क्लासेस। मैं यही चीज आपको फिर से समझाती हूँ। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे।